हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज 12th फिजिक्स में जो चैप्टर 2 है उसका सेकंड लेक्चर जो है अपने पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 था कौन सा? गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। पहला लेक्चर था, उसमें अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन ने पहले लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अपन ने देखा इसमें एरिया वेक्टर के बारे में देखा कि एरिया वेक्टर हमेशा किसी सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर इसको एरिया वेक्टर अपने बोल दें, ठीक है। एरिया वेक्टर की बात करी और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी कि किसी एक सरफेस से परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन गुजरती है या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन गुजरती है उसे अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। फिर अपन ने देखा कि एक 2D डायमेंशन की जो आकृति देखी, एक 3D की देखी। तो मैंने माना कि जो 3D है वो क्या है, क्लोज सरफेस है, और 2D क्या है, ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस में दोनों ही डायरेक्शन, जो अंदर आ रही है किसी सरफेस के या बाहर जा रही है किसी सरफेस के, वो दोनों ही क्या रहेगी, वैलिड रहने वाली है। 3D में सिर्फ आउटवर्ड जो डायरेक्शन थी वही क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। तो आज इसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए आज अपने पढ़ेंगे कि गाउस लॉ होता क्या है। क्यों, जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपने को पता नहीं था तब तक अपने गाउस लॉ को समझ नहीं सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ को। अगर मैं कोई एक सरफेस मानूं, स्मॉल सरफेस, ये कौन सी है, क्लोज्ड सरफेस है, और स्मॉल सरफेस है। स्मॉल मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसका एरिया वेक्टर किधर होने वाला है, इस सरफेस के 90 डिग्री इधर। अगर छोटी सरफेस है तो एरिया भी क्या होगा, छोटा होगा। और छोटे एरिया को कैसे दिखाते हैं अपने, डी से, डिफ्रेंशिएशन डी से अपने दिखाते हैं कि ये डी ये क्या है, एक छोटी सरफेस का, स्मॉल सरफेस का स्मॉल एरिया वेक्टर है। तो मैं मान लूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं जा रहा हो तो ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है, ना कि थीटा एंगल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो थीटा एंगल किसके बीच हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो जब स्मॉल सरफेस है तो इसका क्या, एरिया वेक्टर भी स्मॉल होगा, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स ही गुजर पाएंगे। तो डी फाई बराबर क्या हो गया, क्या था, ई डी ए कोस थीटा। कारण ये इधर जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब काउंट होगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरती हो। ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर फ्लक्स बनने हैं, अगर फ्लक्स सही है अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाना चाहिए, इसी एरिया वेक्टर के जो है डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल घटक लूँ तो क्या होगा, ई कोस थीटा। परपेंडिकुलर देता तो ई साइन थीटा। तो ई कोस थीटा अगर मैं लूंगा तो डी ए और ई कोस थीटा क्या है, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसलिए फाई बराबर क्या हुआ, ई कोस थीटा इंटू डी ए या ई डी ए कोस थीटा। ये ई यहीं क्यों दिया, क्योंकि मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस को परपेंडिकुलर काटती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो परपेंडिकुलर जब काटना है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे ला सकता हूँ, ई कोस थीटा इसका क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान के ला सकता हूँ, ठीक है जी। फिर डी फाई बराबर क्या, ई डी ए कोस थीटा क्या होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए। सही है, कोस थीटा जब डॉट हटता है तो कोस थीटा आ जाता है। अब ये तो था स्मॉल एरिया का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
कंप्लीट एरिया का अगर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हो तो समाकलन कर दूंगा डी फाई ई डॉट डी ए, ये भी अपने कर सकते हैं। और अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, ई डॉट कंप्लीट एरिया की बात करें तो ए एरिया हो जाएगा। ये तो डी ए क्या था, एक छोटा अल्पांश। कंप्लीट एरिया की बात करें अगर अपने कोई बड़ी सरफेस हो उसके कंप्लीट एरिया की बात करें तो ए हो जाएगा, और जब एरिया ए होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक है, अब बात करते हैं इससे गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी सरफेस से और सरफेस कौन से लेंगे यहां, क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड सरफेस से, और क्लोज सरफेस कौन सी होती है, 3D, किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के टोटल चार्ज, इस क्लोज सरफेस से संबंध भी आप लिख सकते हो, टोटल चार्ज और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन से कि गॉस लॉ ने क्या कहा, गॉस लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस या 3D सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस क्लोज सरफेस के टोटल चार्ज और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो जो सरफेस है उसका टोटल चार्ज और 1/ε0 का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं हटाऊं यहाँ तो फाई बराबर क्या था, ई डॉट डी ए में मानूं तो ये किसके बराबर हो गया, क्यू टोटल चार्ज समीशन ऑफ क्यू अपॉन में ε0। अगर मैं मानूं उस सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन ε0। ठीक है, अब क्या कहा इसने कि किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अगर सरफेस क्लोज दिखानी है तो यहाँ फाई क्लोज्ड और यहाँ ये साइन अपने दे देंगे। इस साइन का मतलब क्या है कि सरफेस कौन सी है, क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस का नियम जो है सिर्फ क्लोज सरफेस पे ही, यानी 3 डायमेंशन जो आकृति है सिर्फ उसी पे ही लागू होगा, क्लोज सरफेस पे ही लागू होगा, ओपन सरफेस पे लागू नहीं होगा। तो फाई ये क्या है, क्लोज सरफेस का एप्सिलॉन ई डॉट डी ए किसके बराबर हो गया, टोटल चार्ज कहाँ है, ये रहा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मैंने समीशन ऑफ क्यू मान लिया, या मैंने माना उस पर टोटल चार्ज क्यू है, और 1/ε0 तो बटे में क्या आ गया, ε0। तो ये क्या है मेरा गॉस का नियम। ठीक है, उतारो इसको। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं आज अपन ने क्या पढ़ा। आज अपन ने देखा कि गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन का चैप्टर 2 अपने स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें आज अपने पढ़ने वाले थे गॉस लॉ को। इससे पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस से
परपेंडिकुलर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। और वो फील्ड लाइन उस सरफेस से परपेंडिकुलर ही जानी चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। और फाई बराबर क्या हुआ जो है, अगर अपने समाकलन में माने तो ई डॉट डी ए अपन ने फ्लक्स की वैल्यू को मान लिया, ठीक है। फिर उसमें ये एरिया वेक्टर पड़ा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। आज बात करी गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ क्या होता है कि गॉस लॉ ये हुआ कि किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि किसी क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस मतलब 3D इमेज जो है जो क्लोज हो, तो किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस क्लोज सरफेस के टोटल चार्ज और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर रहता है। तो मेरे को पता था फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए का समाकलन। अब क्लोज है तो मैंने इस फाई को क्लोज लिखा, यहाँ मैंने ये साइन दिखाया समाकलन पे। ये क्या शो करता है कि सरफेस जो क्या है, क्लोज है, क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं होगी तो गाउस का नियम नहीं एप्लीकेबल होगा। तो वो किसके बराबर हो गया, समीशन ऑफ क्यू अपॉन ε0। समीशन ऑफ क्यू का मतलब उस क्लोज सरफेस पे टोटल चार्ज, और ε0 यहाँ क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसके बारे में अपन ने चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मीडियम जो क्या है वो एयर लिया गया है, एयर या वैक्यूम जो है मीडियम में लिया गया। ε0 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप वैल्यू इसकी लिखना चाहें तो ये गॉस का नियम था। कल अपने देखेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे अपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर अपने गॉस लॉ को जो है प्रूव कर सकते हैं, और गॉस लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।